नमस्कार मित्रों, हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। दिशा कंप्यूटर क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस में आपका पुनः स्वागत है। ध्यान देना है, हिंदी साहित्य का एक जो शेष टॉपिक है हमारा रह गया है, उसे आज हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। हम लोगों ने इससे पहले देखा था प्रगतिवाद के इस विषय में 1936 ईस्वी से इसका प्रारंभ होता है और 1943 ईस्वी में इसका समापन हो जाता है। आज हम लोग देखेंगे हिंदी साहित्य में एक नए युग के विषय में, जिसे नाम दिया गया है प्रयोगवाद। इसकी जो अवधि मानी जाती है वो 1943 ईस्वी से इसका प्रकाशन या कह सकते हैं इसकी शुरुआत मानी जाती है। देखिए, आपको ध्यान रखना है, सामान्य रूप से जो प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं वो कौन हैं? प्रयोगवाद के जनक हैं अज्ञेय, जिनका पूरा नाम था सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ये प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं। और 1943 ईस्वी में क्या होता है कि प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन होता है। प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन कब होता है? 1943 में। अर्थात जब प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन होता है तो इससे क्या होता है कि प्रयोगवाद की अवधि मानी जाती है या प्रयोगवाद का प्रारंभ माना जाता है। तार सप्तक एक विशेष प्रकार के पत्र थे जिसमें विभिन्न कविताओं, जो कवि होते थे उनकी रचनाएं छपी जाती थी। और यह एक नियमित निकलने वाले समाचार पत्र होते थे जो साहित्य से संबंधित होते थे। प्रथम तार सप्तक 1943 ईस्वी में आता है, उसके बाद में द्वितीय 1951 में आता है, तृतीय 1959 में आता है और जो चतुर्थ आता है वो 1979 ईस्वी में आता है। इस प्रकार से कुल मिलाकर के 4 तार सप्तक हिंदी साहित्य में निकाले गए थे जिसमें विभिन्न प्रकार के कवियों ने अपनी रचनाएं रची हैं। अब हम देखते हैं प्रयोगवाद की जो कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं मानी गई हैं। प्रयोगवाद की विशेषताओं की अगर बात करें तो इसमें सबसे बड़ी जो विशेषता ये बताई गई है कि इस युग में यथार्थ का संश्लेषण होने लगा था। देखिए, प्रयोग हर युग में होते हैं, विज्ञान में भी प्रयोग हो रहा है, कला में भी प्रयोग हो रहा है, इतिहास में भी प्रयोग हो रहा है। उसी प्रकार से साहित्य में भी प्रयोग की बात की गई और इसे एक यथार्थ रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया। अर्थात कवि जो यथार्थ घटनाओं को देख रहे थे, जो वास्तविक घटनाओं को देख रहे थे, उनको अपनी लेखनी से बताने का प्रयास करते हैं और उसे ही सामान्य रूप से क्या कहा गया है? प्रयोगवाद कह दिया गया है। उसके बाद अगली जो विशेषता मानी गई है, नई राहों का अन्वेषण। नई राहों का अन्वेषण हम यहाँ पर यह तात्पर्य लगाते हैं कि इससे पहले जो कविताएं होती थी वो छंदबद्ध होती थी, साहित्य से बंधी हुई होती थी। इस समय की जो रचनाएं रची गई हैं उनमें नए युग का प्रवेश हो रहा है, नवीनता का प्रवेश हो रहा है, वह नव प्रवर्तन का प्रवेश हो रहा है और इसे ही प्रयोगवाद नाम दे दिया गया है। आगे देखते हैं, अगली जो बड़ी विशेषता बता दी गई है वो है प्रयोगशीलता। प्रयोगशीलता का पर हम यहाँ पर ये लगाएंगे, इससे हम प्रोग्रेसिव या एग्रेसिव भी कह सकते हैं। इसका सीधा अर्थ यहाँ पर यह लगाया जा सकता है कि इसमें नवीनता को बढ़ाने का प्रयास किया गया था, या फिर ये कह सकते हैं कि साहित्य में नई खोज हो रही थी, नए नए प्रयोग हो रहे थे और उनको इस युग में बताने का प्रयास किया गया है। उसके बाद में हम देखेंगे अगली जो विशेषता मानी गई है वो है भाषा शैलीगत। देखिए, सामान्य रूप से अगर देखा जाए, जब हम कोई भी काव्य रचते हैं तो उसकी सबसे बड़ी जो विशेषता मानी जाती है वो उसकी होती है शैली। शैली का मतलब ये होता है लिखने का तरीका या फिर एक स्टाइल। तो वर्तमान समय में क्या होता है कि जो लिखने का तरीका होता है उसमें विशेष परिवर्तन आता है। इससे पहले क्या होता था कि चौपाई लिखी गई, छंद लिखे गए, जब 4 चौपाई पूर्ण हो गई तब एक दोहा लिख दिया गया। उसके बाद में इस प्रकार से एक बंधन युक्त काव्य रचा जा रहा था। यहाँ पर क्या हुआ, छोटी छोटी लाइनों के काव्य रचे गए, कम से कम 4 शब्दों की एक लाइन तैयार कर दी गई और छोटे छोटे काव्य रचे गए जिनमें छंद का अभाव है, रस का अभाव है, अलंकार का अभाव है। इस प्रकार से कह सकते हैं कि जो साहित्य के एक बहुत बड़े एक बंधन था, उस बंधन से साहित्य जो है यहाँ पर मुक्त हो गया है। ये कुछ इस काल की प्रमुख विशेषताएं हैं। अन्य बातें अगर देखें तो इस काल में एक कह सकते हैं कि नवीन बिंदु का जन्म होता है और उस बिंदु में परिपेक्ष हम ये लगाते हैं कि सामान्य रूप से जो प्रयोगवाद है, प्रयोगवाद में कुछ जो कवि हैं उन्होंने इसे पद्य के रूप में प्रदर्शित कर दिया है। प्रयोगवाद को किससे जोड़ा है? प्रयोगवाद को उन्होंने पद्य से जोड़ दिया है। देखिए, सामान्य रूप से हमें कह सकते हैं कि भारतीय युग के बाद जितने भी युग लिखे गए हैं वो सब गद्य के युग माने जाते हैं और उससे पूर्व के जो युग माने गए हैं वो सब पद्य के युग माने जाते हैं। तो इस काल के कुछ कवियों ने क्या किया है कि प्रयोगवाद को पद्य से जोड़ दिया है। तब इसे नया नाम क्या दे दिया गया है? ये भैया इसका नया नाम हो गया है प्रपद्यवाद। कई बार यूपीबीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है कि प्रपद्यवाद का दूसरा नाम क्या है। तो ध्यान रखेंगे, जो प्रपद्यवाद आपको बताया गया है इसका दूसरा नाम बताया गया है नकेनवाद। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। कई बार यूपी टेट या फिर यूपीबीएड एंट्रेंस में पूछा गया है कि प्रपद्यवाद का दूसरा नाम क्या है? नकेनवाद है। देखिए, नकेन का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि प्रयोग को पद से जोड़ने का जो प्रमुख कार्य किया है वो 3 कवियों ने किया है। उन कवियों के नाम के जो प्रारंभिक वर्ण हैं उनको जोड़ करके ही क्या बना दिया गया है? नकेन बना दिया गया। ध्यान देंगे यहाँ पे, जैसे हम लिखेंगे नकेन जी, तो इसमें सबसे पहले आते हैं नलिन विमोचन शर्मा, नलिन
विमोचन शर्मा। उसके बाद अगले आते हैं इसमें केसरी कुमार, और अगले इसमें जाते हैं नरेश मेहता या नरेश कुमार कह सकते हैं जी, नरेश मेहता। ध्यान रखेंगे ये नकेनवादी कवि हैं। कई बार पूछ लेते हैं कि मिश्र बंधु कौन है, तो सुखदेव बिहारी मिश्र, वसुदेव बिहारी मिश्र, इन्हें हम लोग मिश्र बंधु भी कहते हैं। तो नकेनवाद में नरेंद्र विमोचन शर्मा, केसरी कुमार, नरेश मेहता, इन्होंने क्या किया है कि प्रयोगवादी रचनाएं किसमें रची हैं, पद्य में रची हैं, और इस प्रकार से इसे नाम दे दिया गया है प्रापद्यवाद। आगे हम देखते हैं इस काल के जो प्रमुख कवि हुए हैं। देखिए इस काल में तो बहुत सारे कवि हुए हैं, जैसे गिरजा कुमार माथुर जी इसी में आते हैं, इसी में नेमीचंद जैन आते हैं। आगे इस काल के श्रेष्ठ कवि माने आते हैं रांगे राघव आते हैं, धर्मवीर भारती आते हैं, और जो ये नरेंद्र विमोचन शर्मा हो गए, केसरी कुमार हो गए, नरेश मेहता हो गए, ये इस काल के सब श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। परंतु जो इस काल के सबसे श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं वो हैं अज्ञेय जी। अज्ञेय जी का पूरा नाम है भैया सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अभी इनकी धर्मपत्नी थी सुधा वात्स्यायन, जिनका निधन हुआ है दिसंबर 2020 में इनका निधन हुआ था, तो बहुत चर्चा में ये रही थी। तो देखेंगे अज्ञेय जी की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं। देखिए अज्ञेय जी ने पर्याप्त गद्य भी लिखा है और पर्याप्त ये काव्य भी लिखा है। अज्ञेय जी का जो गद्य था बहुत ही शुद्ध, प्रामाणिक एवं संश्लिष्ट था। हम ये कह सकते हैं कि अज्ञेय जी ने बहुत कठिन गद्य लिखा है। इसलिए परीक्षा में प्रश्न ये पूछ लेते हैं कि कठिन गद्य का प्रेत किसे कहते हैं। ध्यान देंगे, कठिन गद्य का प्रेत किसे कहा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है बच्चों, किसे कहते हैं, अज्ञेय को कहते हैं। एक प्रश्न आपको अवश्य बताना पड़ेगा कि कठिन काव्य का प्रेत किसे कहते हैं। दोनों प्रश्न परीक्षा में बहुत बार पूछे गए हैं। कठिन काव्य का प्रेत किसे कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कठिन काव्य का प्रेत कहते हैं केशव दास जी को, और कठिन गद्य का अज्ञेय को कहते हैं। कारण क्या है कि केशव दास जी ने जो काव्य लिखा बहुत कठिन लिखा है, और जो अज्ञेय जी ने गद्य लिखा है बहुत ही कठिन लिखा है। इसलिए दोनों जो कह सकते हैं कि ये एक उपाधियां दी गई हैं, ये दोनों कवि अति महत्वपूर्ण माने जाते हैं। उसके बाद में हम देखेंगे इनकी जो प्रमुख रचनाएं बताई गई हैं। इनकी सबसे पहली जो ये रचना बताई गई है वो है कितनी नाव में कितनी बार। बहुत महत्वपूर्ण रचना है। यह रचना इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि जो ये रचना बताई गई है आपको कितनी नाव में कितनी बार, इस पर अज्ञेय जी को 1978 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ध्यान रखेंगे कौन सा पुरस्कार मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था 1978 में कितनी नाव में कितनी बार पर। उसके बाद में अगली जो इनकी रचना है, ये रचना भी अति महत्वपूर्ण मानी जाती है। ये रचना है आंगन के पार द्वार। आपको ध्यान रखना है बच्चों कि अज्ञेय जी को इस रचना पर लगभग 1964 के आसपास मिला था हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी जी, हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला है। देखिए अज्ञेय जी हो गए, उसके बाद में इसमें दिनकर जी भी आ जाते हैं, और उसके बाद में कृष्णा सोबटी। ये ऐसे कवि हैं जिन्होंने ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त किया है और साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त किया है, और दोनों प्रश्न परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं। अगर हम बात करते हैं दिनकर की, तो आपको ध्यान रखना है कि दिनकर को संस्कृत के 4 अध्याय, संस्कृत के 4 अध्याय, इस रचना पर क्या मिला है भैया, इस रचना पर इनको मिला है साहित्य अकादमी। और ध्यान रखना है दिनकर को संस्कृति के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी मिला है, और उर्वशी पर क्या मिला है, उर्वशी पर मिला है इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार। दोनों प्रश्न अति महत्वपूर्ण हैं। संस्कृत के 4 अध्याय पर दोनों प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं। संस्कृत के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी हिंदी भाषा का, और उर्वशी पर क्या मिला है, उर्वशी पर इनको ज्ञानपीठ मिला है। उसके बाद में हरी घास पर छड़भार, ये भी इनकी बहुत महत्वपूर्ण रचना है। बावरा अहेरी, भग्नदूत और चिंता, ये इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो आपकी परीक्षा का भाग अवश्य बनती हैं। आगे हम देखेंगे इसमें जो अगले कवि आते हैं, हमने माथुर लिख दिया है परंतु इनका संपूर्ण नाम है गिरिजा कुमार माथुर। ध्यान रखेंगे गिरिजा कुमार माथुर। अब सबसे बड़ी विशेषता गिरिजा कुमार माथुर की यह मानी जाती है कि इन्होंने जो पर्याप्त काव्य रचा है वो सब खड़ी बोली में रच दिया है। इनकी रचना भैया धूप के धान, शिलापंख चमकीले, मैं वक्त के सामने हूँ। देखिए जो रचनाएं यहाँ पर लिखी गई, ये रचनाएं पूरी रचनाएं नहीं हैं, यहाँ पर वो रचनाएं लिखी गई हैं जो कई बार परीक्षा में पूछी गई हैं। अर्थात हम रचनाएं लिखवाएंगे तो रचनाओं पर ही हमारा पूरा वीडियो हो जाएगा, तो सिर्फ महत्वपूर्ण रचनाएं ही आपको ध्यान देना है। धूप के धान। उसके बाद देखेंगे अगले जो कोई माने गए हैं वो है रांगे राघव। इनकी जो रचना है राह का दीपक, ये काव्य है। पिघलते पत्थर, ये दोनों काव्य हैं और दोनों ये रचनाएं इनकी पूछी गई हैं। उसके बाद में अगले जो कोई माने जाते हैं वो हैं धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती की अगर बात करें तो ध्यान रखना है कि जो ये अंधा युग है, ये भैया इनकी एक पत्रिका है। ध्यान रखना है सभी को, अंधा युग
एक पत्रिका है। देखिए पत्रिका तो ये 100% निश्चित है। कुछ कविताओं में बता दिया कि ये नाटक है, तो नाटक में अगर पूछा जाए तो वो भी आप सही मानेंगे। पत्रिका और नाटक दोनों का प्रकाशन इन्होंने किया था और इनके जो नाटक हैं परीक्षा में अवश्य पूछे जाते हैं, जैसे कनुप्रिया हो गया, ठंडा लोहा हो गया, 7 गीत वर्ष हो गया। एक रचना इनकी और अति महत्वपूर्ण जो हमने लिखी नहीं है, लिख लेंगे, सूरज का 7वां घोड़ा। ये रचना इनकी बहुत महत्वपूर्ण है। सूरज का 7वां घोड़ा कई बार रचना पूछी गई है। जो किसकी रचना है? ये है धर्मवीर भारती की रचना। तो ये कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं आपको बताई गई प्रयोगवाद के विषय में और इसमें अज्ञेय जी का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। तो जैसे ही हम लोग प्रयोगवाद को आगे पढ़ते हैं उसके बाद क्या होता है कि आपको ये बताया गया कि जब प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन होता है, तो प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन कब होता है? 1943 में। जैसे ही प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन होता है उसी के माध्यम से क्या होता है, यहाँ पर प्रयोगवाद का जो युग होता है वो शुरू मान लिया जाता है। उसके बाद में जब द्वितीय तार सप्तक का प्रकाशन होता है 1951 ईस्वी में, तब यह माना जाता है कि वहां पर जो युग आ जाता है वो नई कविता का युग आता है। तो इसके बाद हम कह सकते हैं कि प्रयोगवाद और नई कविता ये दोनों युग किस पर निर्भर हैं? ये सब तार सप्तक पर निर्भर हैं। ध्यान देंगे यहाँ पर प्रथम तार सप्तक। तार सप्तक ध्यान रखना है, ये एक विशेष प्रकार के पत्र होते थे जिनका संबंध साहित्य से होता था और विभिन्न प्रकार के जो साहित्यकार हैं उनकी रचनाएं इसमें छपती थी। तो प्रथम कब आया है? 1943 में प्रथम आया है और इसी से क्या होता है कि प्रयोगवाद की अवधि प्रारंभ मान ली जाती है। इसमें देखा जाए तो प्रमुख रूप से इसके जो श्रेष्ठ कवि हैं वो कौन हैं? वो अज्ञेय जी हैं। उसके बाद में इसमें जो दूसरे कवि आते हैं वो आते हैं मुक्तिबोध जी। इनका पूरा नाम है गजानन माधव मुक्तिबोध। इनकी एक रचना है, बहुत बार परीक्षा में पूछी गई है, बताइए कौन सी है? वो रचना है भैया चांद का मुंह टेढ़ा जी। ये रचना कई बार परीक्षा में पूछी गई है कि चांद का मुंह टेढ़ा के रचनाकार कौन है? तो ये हैं गजानन माधव मुक्तिबोध, ये इसके रचनाकार माने जाते हैं। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं इसमें प्रमुख रूप से जो दूसरे अन्य श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं तार सप्तक के, तो इसमें गिरिजा कुमार माथुर जी आ गए हैं। गिरिजा कुमार माथुर, इनकी रचनाएं भी तार सप्तक में छपती थी। उसके बाद में अगले जिसमें आते हैं वो हैं प्रभाकर माचवे जी। प्रभाकर माचवे, इनकी रचनाएं भी तार सप्तक में छापी जाती थी। ये कुछ महत्वपूर्ण हो गए प्रथम तार सप्तक के। उसके बाद हम देखते हैं जो द्वितीय तार सप्तक आता है। द्वितीय तार सप्तक आता है 1951 में। देखिए जब हिंदी साहित्य में बहुत कठिन प्रश्न पूछते हैं तो करते क्या है कि तार सप्तक को मिलाने को पूछ लेते हैं, या फिर ये पूछेंगे बताइए कौन सा कवि तार सप्तक से संबंधित है या कौन सा तार सप्तक से संबंधित नहीं है। तो आपको ध्यान रखना कि जो आदिकाल के हो गए, जो भक्ति काल के हो गए, जो रीतिकाल के हो गए, वो कोई तार सप्तक से संबंधित नहीं होंगे। सामान्य रूप से जो आधुनिक काल के कवि हैं वो तार सप्तक से संबंधित माने जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले आते हैं भैया रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय अगर देखा जाए तो प्रमुख रूप से इन्होंने सबसे पहले तो काव्य रचा है, उसके बाद में इन्होंने आगे उपन्यास लिखने प्रारंभ कर दिए हैं। और ये भी अगर देखा जाए तो इनके जो तिलस्मी उपन्यास माने आते हैं। एक और प्रश्न आपको महत्वपूर्ण लिखना पड़ेगा यहाँ पे कि हिंदी साहित्य में तिलस्मी उपन्यासों का जनक किसे कहा जाता है? तिलस्मी उपन्यासों का जनक, यह प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो आपको ध्यान रखना है, यह है देवकी नंदन खत्री जी। देवकी नंदन खत्री। देखिए तिलस्मी उपन्यास का मतलब ये होता है कि जो सामान्यतः भूत प्रेत से संबंधित हों और जिनमें रोमांचक घटनाएं जुड़ी हुई हों। रोमांचक का मतलब क्या है? ऐसी घटनाएं जिनको सुनकर देखकर हमारे रोंगटे खड़े हो जाएं, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं रोमांचक घटना। जैसे इनका भैया देवकी नंदन खत्री का चंद्रकांता हो गया और इस प्रकार से अन्य बहुत से इनके उपन्यास हैं जो रोमांचक हैं। पर बहुत से सीरियल भी बनाए गए, बहुत सी फिल्में भी बनाई गई हैं। ये हो गए रघुवीर सहाय। उसके बाद में अगले जो आते हैं इसमें धर्मवीर भारती भी अगर देखा जाए तो द्वितीय तार सप्तक में ही सम्मिलित हो जाते हैं धर्मवीर भारती। उसके बाद में अगले इसमें जैसे अगर देखा जाए तो भवानी प्रसाद मिश्र आ जाते हैं जी। भवानी प्रसाद मिश्र भी द्वितीय तार सप्तक में आते हैं। और उसके बाद में इसमें जो अगली एक कवित्री आ जाती हैं उनका नाम है शकुंतला माथुर जी। शकुंतला माथुर, आपको ध्यान रखना है जो शकुंतला माथुर की कवित्री हैं इनका नाम अति महत्वपूर्ण है। नाम अति महत्वपूर्ण इसलिए माना जाता है क्योंकि लखनऊ में इनके नाम पर एक महिला विकलांग विश्वविद्यालय खोला गया है।
डॉक्टर शकुंतला माथुर महिला विकलांग विश्वविद्यालय, जो एक बार परीक्षा में पूछा गया था, जिसके चेयरमैन वर्तमान समय में निशीथ राय हैं। उसके बाद में एक अन्य जो है कह सकते हैं विकलांग विश्वविद्यालय है, वो यूपी के चित्रकूट जनपद में है, उसका नाम है श्री राम भद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय। दोनों प्रश्न आज महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछे गए हैं। श्री राम भद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय, ये भैया यूपी के चित्रकूट जनपद में है। और आपको ध्यान रखना है, आपने देखा होगा कि जब हम लोग सामान्यतः श्रद्धा या इस प्रकार से जो भक्ति वाले चरण लगाते हैं, तो उसमें श्री राम भद्राचार्य जी कथा वाचन करते हैं कि नेत्रहीन हैं, और जितनी भी संपत्ति इन्होंने कथा वाचन अन्य कार्यों से प्राप्त की थी, उसके माध्यम से क्या किया, इन्होंने एक विकलांग विश्वविद्यालय खोल दिया। तो आपको ध्यान रखना है कि मान्यता प्राप्त कौन सा है, शकुंतला माथुर महिला विकलांग विश्वविद्यालय लखनऊ में है, और जो श्री राम भद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय ये कहाँ है, ये चित्रकूट जनपद में स्थित है, और सामान्यतः यह एक निजी क्षेत्र का विकलांग विश्वविद्यालय है। तो ये हो गए भैया द्वितीय तार के प्रमुख कवि। अब हम बढ़ते हैं, हमारा जो अगला युग आता है उसे नाम दिया गया है नई कविता का युग, और इसका जो शुरुआत मानी जाती है वो 1951 ईस्वी से मानी जाती है। कुछ विद्वानों या साहित्यकारों का यह मानना है कि 1951 ईस्वी में एक पत्रिका निकली थी, जगदीश गुप्त उसके संपादक थे। जी, जगदीश गुप्त उसके संपादक थे, और इस पत्रिका का शीर्षक था नई कविता। तो उनका यह मानना था कि जैसे ही इस पत्रिका का संपादक होता है या इस पत्रिका समाज में आती है, तो इस पत्रिका से ही नई कविता का युग माना जाता है। कुछ विद्वानों का माना जाता है कि जो द्वितीय तार सप्तक प्रकाशित हुआ था, उससे नई कविता का युग प्रारंभ माना जाता है। तो हम देखेंगे इसकी कुछ प्रमुख विशेषताओं के विषय में। तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह मानी जाती है कि कथ्य की व्यापकता। इसका तात्पर्य हम यहाँ पर यह लगाते हैं कि जो हमने बिहारी दास जी के विषय में देखा था कि सत सैया के दोहरे जो नाविक के तीर देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर, तो वहां पर वो अपने दोहे के माध्यम से बहुत बड़ी बात कहते थे। यहां पर क्या होगा, शब्दों के माध्यम से बड़ी बड़ी बातें बताई जाएंगी, अर्थात एक शब्द के बहुत सारे अर्थ छिपे होंगे, इसमें एक चमत्कार आ गया है। उसके बाद सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि छोटी कविता। छोटी कविता का तात्पर्य है कि अब बहुत छोटी कविताएं रची जा रही हैं। ना तो इसमें कोई नाटक लिखे गए, ना तो इसमें कोई खंडकाव्य लिखे गए, ना तो इसमें कोई महाकाव्य लिखे गए, ना तो इसमें कोई एकांकी लिखी गई, ना कुछ भी कह सकते नहीं लिखा गया। सिर्फ बहुत छोटी रचनाएं इसमें रची गई, डायरी वाली कविताएं यहां पर रची गई। उसके बाद में हम देखेंगे अगली जो इसकी विशेषता बन जाती है वो है लघु मानववाद। देखिए, सामान्यतः जब हम लोग इज्म पढ़ते हैं, फिलॉसफी में या हम लोग दर्शन पढ़ते हैं, तो वहां पर हम लोग बहुतवाद देखते हैं, व्यक्तिवाद देखते हैं, मार्क्सवाद देखते हैं, समाजवाद देखते हैं, इस प्रकार से बहुत से वाद देखते हैं। उसी में एक वाद आ जाता है लघु मानववाद। लघु मानववाद का मतलब होता है कि जो सामान्य जनता है या जो निर्धन वर्ग है, उसकी छोटी छोटी समस्याओं को हम उजागर करने का प्रयास करें। अर्थात कह सकते हैं कि कुछ व्यक्तियों की समस्या है कि वो सामान्य बीमारी से पीड़ित रहते हैं, या फिर कह सकते हैं कुछ व्यक्तियों की समस्या कि वो महंगाई से पीड़ित रहते हैं। ये जो सामान्य छोटे छोटे मुद्दे हैं, इसमें बताने के प्रयास किए गए। उसके बाद में इसमें क्या होता है, नए नए उपागम आ गए। नए नए उपागम का मतलब हम यहाँ पर ये लगाएंगे, जैसे हम लोग जो व्हाट्सएप पर एक इमोजी भेजते हैं, एक सिंबल भेजते हैं, अब वो सिंबल हमें यहाँ पर देखने को मिलने लगे थे। यानी कि जब कविताएं रची जाती थी तो कुछ ऐसे चित्र दे दिए जाते थे, ऐसे संकेत दिए जाते थे, इसमें बहुत बड़े रहस्य छिपे होते थे। तो ये हो गई इस काल की कुछ प्रमुख विशेषताएं। अब हम लोग देखेंगे इस काल के प्रमुख कवियों के विषय में। ये भैया आवाज से करेंगे, जगदीश गुप्त की पत्रिका कई बार पूछी गई है, और इसका आप लोग स्क्रीनशॉट अवश्य ले लीजिए, जो महत्वपूर्ण तथ्य लिखे गए हैं। उसके बाद में इसे हम साफ कर देंगे। देखिए, ये हिंदी साहित्य का समापन हो रहा है, आज ये अंतिम टॉपिक होगा। उसके बाद हम लोग व्याकरण में प्रवेश करेंगे। अब हम लोग देखेंगे जो नई कविता के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाओं के विषय में। तो नई कविता के जो सबसे प्रमुख कवि माने जाते हैं वो है भैया कुंवर नारायण। जी, कुंवर नारायण, इनकी रचना है चक्रव्यूह। ये चक्रव्यूह रचना भी कई बार पूछी गई है। उसके बाद में इनमें अगले जो कवि आते हैं वो है नरेश मेहता। जी, इनकी एक रचना है मेरा समर्पित एकांत। ये रचना भी कई बार पूछी गई है, जूनियर की यूपी टेट में पूछी जा चुकी है, मेरा समर्पित एकांत। उसके बाद में अगले जो भैया इसमें रचनाकार आते हैं, बहुत महत्वपूर्ण रचनाकार हैं, उनका नाम है धूमिल। हाँ, इनका पूरा भैया नाम है सुदामा पांडे धूमिल। सुदामा पांडे धूमिल, इनकी रचना है संसद से सड़क तक। संसद से सड़क तक। इसमें इन्होंने कहा है कि हमारे यहाँ का प्रजातंत्र तेल की वह घानी है जिसमें आधा तेल और आधा पानी है। उसके बाद में अगली इनकी रचना आती है भैया सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। बहुत महत्वपूर्ण रचना है, कई बार पूछी गई है। सुदामा पांडे का
प्रजातंत्र। ये इनकी रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण है। इनके कुछ कथन है जो सामान्यतः नेट में पूछ लेते हैं, वो आपकी प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है। उसके बाद में अगले जो इसमें आते हैं भैया, वो रचनाकार हैं, वो हैं दुष्यंत कुमार। हाँ, इनकी रचना है साये में धूप। अगली रचना है इनकी सूर्य का स्वागत। सूर्य का स्वागत। यहां पर एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न ये उत्पन्न हो रहा है कि हिंदी साहित्य में गजलों का राजकुमार किसे कहते हैं। लिख लेंगे भैया, हिंदी साहित्य में गजलों का राजकुमार। देखिए, सामान्य रूप से जो गजल हैं, पहेली हैं, कव्वाली हैं, मुकरियां हैं, दो सुखने हैं, ये सब अरबी फारसी से संबंधित हैं। इनका हिंदी साहित्य में कहीं भी प्रयोग नहीं किया गया है और अमीर खुसरो इसके जनक माने जाते हैं। परंतु ये पहले कवि थे दुष्यंत कुमार जी, जिन्होंने क्या किया है, गजलें लिखी हैं। तो ये कौन है, ये हैं दुष्यंत कुमार। इनकी एक गजल है, आप लोगों ने सुनी होगी कि हो गई है पीर पर्वत पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आगे इसमें अगले आते हैं भैया, अगले जो कवि हैं वो हैं रामदरस मिश्र। लिख लेंगे, अगले जो कवि हैं वो हैं रामदरस मिश्र। रामदरस मिश्र, इनकी रचना है आग की हंसी। आग की हंसी। यहां पर अति महत्वपूर्ण प्रश्न यह उत्पन्न हो रहा है कि वर्ष 2015 का हिंदी भाषा का जो साहित्य अकादमी मिला था वो किसे मिला था, रामदरस मिश्र को मिला था, और इनकी रचना थी आग की हंसी। एक और इनकी रचना जो परीक्षा में पूछी गई है, बैरंग बेनाम चिट्ठियां। जी, बैरंग बेनाम चिट्ठियां लिख लेंगे, बैरंग बेनाम चिट्ठियां। ये कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं रामदरस मिश्र की और बहुत महत्वपूर्ण ये कवि एवं आलोचक माने जाते हैं। देखिए, वर्तमान समय के जितने भी कवि हैं वो कवि एवं आलोचक दोनों सम्मिलित माने जाते हैं। इस प्रकार से भैया आज हिंदी साहित्य का समापन हो चुका है। अब हम लोग कल से अगर देखा जाए जो अगला वीडियो आएगा उसमें हिंदी व्याकरण में प्रवेश करेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने मित्रों को शेयर करें। धन्यवाद।